हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रवृत्ति देखने को आई है। वो प्रवृत्ति यह है कि लगातार उन स्थानों और उन स्थानों की विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं जो पिछले समय में किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे हैं। यानी वैश्विक स्तर पर किसी भी जगह पर अगर कोई महत्वपूर्ण घटना घटी होती है तो उस स्थान को लेकर के, उसकी ज्योग्राफी को लेकर के, उसकी विशेषताओं के बारे में यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी जिसका नाम है न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही जगहों के आधार पर, उनके मानचित्र के आधार पर आपके सामने प्रश्न लेकर के आते हैं ताकि इनसे संबंधित आपका जो पूरा सेक्शन है वो तैयार हो जाए और आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम पूछेंगे सब पिछले प्रोग्राम का अभ्यास प्रश्न। पिछले प्रोग्राम का अभ्यास प्रश्न क्या था? रूस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रूस का टुंड्रा क्षेत्र मुख्यतः आर्कटिक महासागर के किनारे पाया जाता है। आर्कटिक महासागर के किनारे है और इसमें परमाफ्रोस्ट यानी ऐसा स्थान जो स्थायी बर्फीली जमीन को अभिव्यक्त करता है, उसकी व्यापक उपस्थिति है। दूसरा कथन है, रूस के वोल्गा नदी बेसिन की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है और इस क्षेत्र के कृषि विकास के लिए अनुकूल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। जहां तक रूस के टुंड्रा क्षेत्र की बात है, वो आर्कटिक महासागर के किनारे है। आर्कटिक महासागर से उसकी सीमा लगती है और उसमें ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जो लगातार 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से नीचे के तापमान पर रहते हैं। ऐसे स्थान जो लगातार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर लगातार 2 वर्ष तक रहें, ऐसी जमीन को हम परमाफ्रोस्ट के रूप में जानते हैं। परमाफ्रोस्ट उसी को कहते हैं, ऐसा स्थान, ऐसी जमीन जो लगातार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर लगातार उसका तापमान वहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहे, तो ऐसी जमीन को हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं, स्थायी बर्फीली जमीन कहते हैं। रूस के वोल्गा नदी बेसिन की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं? जैसे ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर और इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर क्या हुआ? कर्क रेखा हुआ, और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर इसकी क्या हुआ? मकर रेखा हुई। तो इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर के जाती है और भारत की स्थिति आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। तो रूस का जो वोल्गा नदी का क्षेत्र है ये काफी ऊपर पड़ जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसकी उपस्थिति नहीं है। तो इसलिए सेकंड जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, दूसरा कथन है, वो गलत दिया गया है। तो इसमें केवल एक ही इसका उत्तर हो जाएगा। ये टुंड्रा क्षेत्र है और ये आर्कटिक महासागर है, इसकी सीमा इससे लगती है, इसको आपने देख लिया। और ये रूस की वोल्गा नदी है और ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर का क्षेत्र ये पड़ता है। अब हम आज के पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के हॉर्न में शामिल है, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है? यहाँ पर चार देश दिए हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक, और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। तो आपको बताना है कि इसमें से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल है। चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में इजराइल ने यमन के साना एयरपोर्ट पर एक अटैक किया था और आप जानते हैं कि जो यमन में हौती विद्रोही है वो कहीं ना कहीं हमास को सपोर्ट करते हैं और उसी सिलसिले में ये अटैक हुआ था और इसी के कारण ये पूरा क्षेत्र जो है वो चर्चा में आया है। तो यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका की आप एक तस्वीर देख सकते हैं, ये सोमालिया है, ये जिबूती है, ये इरिट्रिया है और ये इथोपिया है। और इससे एक सींग नुमा संरचना बनती है अफ्रीका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की। इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से संबोधित करते हैं और इसमें ये सभी देश स्थित है, यानी इरिट्रिया भी इसमें शामिल है, जिबूती भी इसमें शामिल है, सोमालिया का ये वाला जो हिस्सा है ये भी पूरा सोमालिया इसमें शामिल हो जाता है लगभग, और इथोपिया भी इसमें शामिल है। तो सभी इसमें शामिल है, तो ऑप्शन डी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बाल्टिक राज्यों के संबंध में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है बाल्टिक राज्य, और पूर्व में रूस से उनकी सीमा लगती है।
दूसरा कथन है सभी 3 बाल्टिक राज्य नाटो, यूरोपीय संघ और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य हैं। आपको ये बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा यसे कथन सही नहीं है, या है। तो बाल्टिक राज्य कौन-कौन से आते हैं? एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, और इनकी जो सीमा है वो पूर्व में रूस से लगती है और उत्तर पूर्वी यूरोप में ये स्थित है। अभी हम उनकी पूरा मैप के माध्यम से समझेंगे कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है। सभी 3 बाल्टिक राज्य यानी एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया नाटो, यूरोपीय संघ और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य है। ये स्टेटमेंट भी सही है। नाटो के सदस्य वर्ष 2004 में ये हो गए थे और यूरोपीय संघ और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य भी ये हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा है कि सही नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2 इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। रशिया बिगिंस नेवल एक्सरसाइज इन बाल्टिक सी। रशिया ने हाल ही में एक नेवल एक्सरसाइज की थी बाल्टिक सी में और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। आप ये देख लीजिए, ये पूरा जो नक्शा आपके सामने आया है ये बाल्टिक सी है और यहाँ पर एस्टोनिया की स्थिति है, ये लैटविया है और ये लिथुआनिया है और इनकी सीमा आप देखिए रशिया से यहाँ पर भी लगती है और रशिया का कालिनग्राद क्षेत्र यहाँ पर भी पड़ता है। तो ये बाल्टिक सी से लगे हुए 3 बाल्टिक राज्य माने जाते हैं। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिस्से हैं लगते हैं। रशिया से भी इनकी सीमा लगती है। 2004 में नाटो में शामिल हुए थे। यूरोपीय संघ का यूरोपीय आर्थिक और विकास संगठन जो है दूसरा संगठन पूछा आपसे, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी के भी ये सदस्य हैं। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी होगा। आपसे पूछा था कि सही नहीं है कौन से, तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन डी उसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैलापागोस द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? वे प्रशांत महासागर में स्थित है और इक्वाडोर का हिस्सा है। दूसरा कथन आपके सामने है वर्ष 1978 में ये द्वीप यूनेस्को के पहले विश्व धरोहर स्थल बन गए। और तीसरा कथन आपके सामने है यहाँ पाए जाने वाले गैलापागोस पेंगुइन, गैलापागोस फर सील और गैलापागोस सी लायन को आईयूसीएन सूची में सबसे कम चिंताजनक श्रेणी यानी लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है या है। तो इसमें से संख्या आपको बतानी है। तो प्रशांत महासागर में स्थित है और इक्वाडोर का हिस्सा है, बिल्कुल सही कथन है। 1978 में ये द्वीप यूनेस्को के पहले विश्व धरोहर स्थल बने थे। इनकी अभी हम लोकेशन भी देखेंगे। ये कथन भी सही है। यहाँ पर पाए जाने वाले गैलापागोस पेंगुइन, गैलापागोस फर सील और गैलापागोस सी लायन आईयूसीएन की सूची में सबसे कम चिंताजनक श्रेणी यानी लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। दरअसल ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरीज में नहीं आते बल्कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा और इसमें 2 कथन सही होंगे यानी केवल 2 कथन यहाँ पर सही है। चलिए इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर के पश्चिम में स्थित यहाँ पर है और कई द्वीप समूह यहाँ पर पड़ते हैं। गैलापागोस आइलैंड के नाम से इनको जाना जाता है। इक्वाडोर का ये हिस्सा है और 1978 में ये जो द्वीप है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल बन गए थे। यहाँ पर जिनकी हमने बात की गैलापागोस पेंगुइन आप यहाँ देख रहे हैं, ये गैलापागोस सील है और ये गैलापागोस जो तीसरा आपसे बताया गया था सी लायन, गैलापागोस सी लायन। इन तीनों की तस्वीर भी आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निंगालू रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली प्रणाली है और 1981 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रही है। ये पहला कथन है। दूसरा है फ्रीजिंग रीफ में कोरल रीफ है जो तटरेखा या द्वीपों के साथ बनती हैं और किनारे से बहुत कम या बिल्कुल अलग नहीं होती हैं। तीसरा है कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब पर्यावरणीय तनाव के कारण कोरल अपने पोषक सहजीवी शैवाल जोक्सानथेली को बाहर निकाल देते हैं जिससे उनका रंग उड़ जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या है? ऑप्शन 4 है आपके सामने, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो निंगालू रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ नहीं है क्योंकि ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है जिसे 1981 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली घोषित किया गया था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन फ्रीजिंग रीफ ऐसी रीफ होती हैं जो कि किसी तट के किनारे वाले जो रीफ होती हैं जो बिल्कुल किनारे पर स्थित होती हैं उनको फ्रीजिंग रीफ के नाम से जाना जाता है। वे कोरल रीफ है जो तट रेखा या द्वीपों के साथ बनती है और किनारे से बहुत कम या बिल्कुल अलग नहीं होती है। तो ये कथन यहाँ पर सही है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है?
कोरल ब्लीचिंग में जब कोई भी हमारा कोरल है वो स्ट्रेस के कारण, अलग-अलग जलवायु परिवर्तन की घटना के कारण, स्ट्रेस के कारण अपना रंग खो देता है, और रंग इसलिए खो देता है क्योंकि जो मुख्य शैवाल है, उससे उसका सहजीवी संबंध टूट जाता है। शैवाल जब अलग हो जाता है, तो शैवाल ही कोरल को भोजन प्रदान करता है, उसको रंग प्रदान करता है। तो अगर सहजीवी संबंध समाप्त हो जाएगा, तो कोरल का धीरे-धीरे जो रंग है, वो उड़ता चला जाएगा। इसी को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, उसका धीरे-धीरे सफेद हो जाना। ये पर्यावरणीय तनाव के कारण कोरल अपने पोषक सहजीवी शैवाल ज़ोक्सानथेली को बाहर निकाल देते हैं। सहजीवी शैवाल होता है ज़ोक्सानथेली, जिससे उनका रंग उड़ जाता है। तो ये भी कथन यहाँ पर सही है, ये भी कथन सही है, तो 2 कथन यहाँ सही हो जाएँगे। चलिए इसकी थोड़ी-सी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पर निंगालू रीफ है, और ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ के पास आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, वो यहाँ पर स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ी रीफ कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी किनारे पर यहाँ इस तरह से स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो यही है। अगर हम रीफ के अलग-अलग यहाँ पर प्रकार देखें, यानी जो कोरल रीफ है उसके अलग-अलग प्रकार देखें, तो आप यहाँ पर एक स्थिति देख सकते हैं। ये बैरियर रीफ जो होती है, वो किनारे से, मान लिया कोई भी एक किनारा है किसी द्वीप का, उससे किनारे से हटके से थोड़ा-सा हट कर के होती है, उसमें अंतर होता है, और यहाँ एक लैगून जो पानी की झील है, उसका भी निर्माण आप देख सकते हैं। जो फ्रिंजिंग रीफ होती है, जिसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा है, वो तटीय क्षेत्रों से लगती हुई होती है, गैप नहीं होता उसमें किनारों से। अटोल क्या होता है? जब अगर ये संरचना बीच वाली ये यहाँ पर स्थित ही ना हो, और इस प्रकार की संरचना डेवलप हो जाए, तो इसको हम अटोल कहते हैं। तो ये भी अटोल, फ्रिंजिंग रीफ और बैरियर रीफ का भी अंतर आपने यहाँ जान लिया। हेल्दी कोरल कैसा होता है? वो इस प्रकार से दिखाया जाता है, दिखता है कि पूरा रंगीन होता है। अगर कोरल पर किसी प्रकार का तनाव है, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण अगर महासागरों का तापमान में वृद्धि हो रही है, तो उससे कोरल स्ट्रेसफुल होते हैं। इससे जो उनका मुख्य सहजीवी शैवाल है, उसको बाहर निकाल करके फेंक देते हैं, जिससे उनको भोजन की कम प्राप्ति होती है, और साथ ही जो उनका रंग है, वो भी उड़ना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेस्ड कोस्टल, तनावग्रस्त कोरल का एक तस्वीर है। इसका रंग यहाँ पर फीका पड़ जाता है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से ब्लीच्ड कोरल क्या होता है? जो पूरी तरह से जिसका रंग उड़ जाता है, सहजीवी संबंध समाप्त हो जाता है, इसको हम ब्लीचिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सफेद पड़ जाना ही कोरल ब्लीचिंग के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्विट्जरलैंड की तटस्थता नीति को 1815 के वियना कांग्रेस में मान्यता मिली। दूसरा कथन है, स्विट्जरलैंड यूरोप के केंद्र में स्थित है और उसकी सीमाएं 5 देशों जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और लिechtenstein से लगती है। तीसरा कथन है, स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है, लेकिन यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं करता। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। तो स्विट्जरलैंड की तटस्थता नीति को 1815 की वियना कांग्रेस में मान्यता मिली, ये कथन सही है। स्विट्जरलैंड यूरोप के केंद्र में स्थित है, इसकी सीमाएं 5 देशों से लगती है, अभी हम देखेंगे इन सभी से स्विट्जरलैंड की सीमा लगती है। स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है, ये कथन गलत हो जाता है, लेकिन यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसकी अपनी मुद्रा है खुद की, स्विस फ्रैंक का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पर लेकिन ये कथन गलत हो जाता है। तो आपसे पूछा है कितने कथन सही है, कौन से? तो केवल 1 और 2 कथन यहाँ सही हो जाएगा। इसको थोड़ा-सा जान लेते हैं। और स्विट्जरलैंड में एक ग्लेशियर के कोलैप्स होने के कारण ये पूरा पूरा टॉपिक चर्चा में आया था। ये स्विट्जरलैंड की सीमा है उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पर इसकी सीमा जर्मनी से लगती है। इसके पूर्वी क्षेत्र में इसकी सीमा ऑस्ट्रिया और ये देश जो है ये लिechtenstein है। इसी प्रकार से दक्षिणी सीमा इटली से लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा है, जिसमें उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी सीमा को भी आप दक्षिण पश्चिमी सीमा को भी आप शामिल कर सकते हैं, वो फ्रांस से लगती है। तो इन 5 देशों से इसकी सीमा लगती है स्विट्जरलैंड की। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इजराइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? इजराइल पश्चिमी एशिया में स्थित है और उसकी सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती हैं। इजराइल का महत्वपूर्ण बंदरगाह हाइफा भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, जो देश के व्यापार और नौसेना के लिए रणनीतिक केंद्र है। और तीसरा कथन है, इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है?
पहला कथन इजराइल पश्चिमी एशिया में स्थित है और इसकी सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती हैं। ये कथन यहाँ पर सही है। अभी हम इजराइल की सीमा को देख लेते हैं। इजराइल ने स्ट्राइक की थी साउथ लेबनान में, उसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। आप देख सकते हैं लेबनान से सीमा लगती है, सीरिया से सीमा लगती है, जॉर्डन से सीमा लगती है और दक्षिण में यहाँ इस प्रकार से इजिप्ट से भी सीमा लगती है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से इजराइल की सीमा लगती है और यहीं पर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से सीमा लगती है। हाइफा बंदरगाह की अवस्थिति देख लेते हैं। हाइफा बंदरगाह कहां पर स्थित है? ये हाइफा है। ये हाइफा बंदरगाह है और अपने आप में इसकी रणनीतिक पोजीशन है। रणनीतिक पोजीशन किस कारण से है? क्योंकि ये भूमध्य सागर का एक महत्वपूर्ण नौसेना के लिए एक पोर्ट के नौसेना के लिए एक आधार के रूप में काम करता है, जिसके माध्यम से न केवल इजराइल इस भूमध्य सागर के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण व्यापार करने में सक्षम होता है, बल्कि जो एक प्रकार से इस क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार के अवैध प्रवासन होता है वो, या अवैध तस्करी होती है, या डिफेंस को लेकर के किसी प्रकार की रक्षा को लेकर के किसी प्रकार की चुनौती खड़ी होती है, इन सभी दृष्टिकोणों से हाइफा का एक विशेष रणनीतिक महत्व स्थापित होता है। और यही स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर दिया है कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित है और देश के व्यापार और नौसेना के लिए एक रणनीतिक केंद्र है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। दरअसल इजराइल, कई देश ऐसा मानते हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। तेल अवीव को ही वो उसके राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं, लेकिन इजराइल क्या मानता है? यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है और कई देशों ने इजराइल की राजधानी के रूप में यरूशलेम को भी मान्यता प्रदान की। इस प्रकार से ये कथन गलत हो जाता है और केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। यह है कटिथंडा लेक आइर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कटिथंडा लेक आइर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक का तल है और यह देश का सबसे निम्न स्थान भी है। दूसरा कथन है यह झील दक्षिणी गोलार्ध की सबसे गहरी झीलों में से एक है। और तीसरा है कटिथंडा लेक आइर केवल मानसून के मौसम में ही पूरी तरह से पानी से भरती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।